सो कंटिन्यूइंग द आरबीआई ग्रेड बी क्लासेस, राइट। तो हमने लास्ट क्लास में सिचुएशनल के मैंने आपको बताया था कि 5 थ्योरीज हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करने वाले हैं। उसमें से हमने 3 थ्योरीज कंप्लीट कर ली थी सिचुएशनल की। एक बार मैं आपको उसका दोबारा से ओवरव्यू बता देती हूँ। देखो, सिचुएशनल में हमने ये 5 थ्योरीज पढ़नी थी, ठीक है। तो उसमें हमने फीडलर वाला कर लिया, हर्सी एंड ब्लांचार्ड कर लिया एंड रॉबर्ट हाउस पाथ गोल थ्योरी कर लिया, ठीक है। अभी हम इस लेक्चर से करने वाले हैं ब्रूम येटो जागन जागो डिसीजन मेकिंग मॉडल, ठीक है। ये चौथी थ्योरी है सिचुएशनल मॉडल की या सिचुएशनल अप्रोच की। तो हमें 5 करनी है, तो आज बाकी 2 कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले ब्रूम येटो जागन डिसीजन मॉडल को लीडर पार्टिसिपेशन मॉडल भी बोलते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना, आपको स्पेसिफिकली क्लियरली पता होना चाहिए कि इसका अदर नेम भी क्या है। तो जो ब्रूम येटो जागन डिसीजन मॉडल मेकिंग मॉडल है, इसमें क्या है, लीडरशिप स्टाइल है ये फॉर ग्रुप डिसीजन मेकिंग। मतलब जब भी हमें पूरे ग्रुप के लिए डिसीजन लेना है तो बेसिकली हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, ब्रूम येटोन जागो डिसीजन मेकिंग मॉडल। ये कहते हैं कोई भी लीडरशिप स्टाइल है ना, वो बेसिकली 3 फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है। मतलब हम कौन सा लीडरशिप स्टाइल ऑप्ट कर रहे हैं वो बेसिकली 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। एक तो आपको डिसीजन की क्वालिटी कैसी है, मतलब आप जो डिसीजन लेना चाहते हैं उसमें बारीक बारीक चीजें चाहिए या आपको जस्ट ब्रॉड ओवरव्यू चाहिए, मतलब आपका डिसीजन कैसा है, आपकी जो टीम है उसके काम के प्रति कितनी कमिटमेंट है, टीम की क्या कमिटमेंट है। तीसरा एस्पेक्ट क्या है, टाइम कंस्ट्रेंट्स, मतलब आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, बहुत कम टाइम है, आपका टाइम मतलब चैनल क्या है उस पर डिपेंड करेगा। तो जो ये व्रूम येटोन जागो डिसीजन मेकिंग मॉडल है, इसमें जो ब्रूम और येटोन ने दोनों ने मिलकर बनाई है। तो उन्होंने 7 क्वेश्चंस फॉर्मुलेट किए हैं। उन्होंने कहा है कि इन 7 क्वेश्चन का आंसर आपको यस और नो में देना होगा, ठीक है, जो आपका अभी करंट सिनेरियो चल रहा है। तो आपको डिसीजन ट्री को फॉलो करना होगा जब तक आप कोई भी लीडरशिप कोड स्टाइल तक नहीं पहुंच जाते। तो अभी मैं आपको ये डिटेल में समझाने वाली हूँ। बेसिकली इसमें 1 2 3 4 5 6 डिसीजन स्टाइल्स हैं। वो 6 डिसीजन स्टाइल में पहले हमने ए, सी और जी ऐसे इनको नेम दे दिए। ए मतलब ऑटोक्रेटिक, सी मतलब कंसल्टेटिव और जी मतलब ग्रुप। और ए में भी फर्दर A1 A2 C1 C2 और G सिर्फ 2 ही है। तो बेसिकली इसमें 1 2 3 4 5 डिसीजन स्टाइल्स हैं। A1 मतलब ऑटोक्रेटिक 1, मतलब इसमें मैनेजर कुछ नहीं पूछता अपने सबॉर्डिनेट से, मैनेजर खुद ही डिसीजन ले लेता है। नेक्स्ट है ऑटोक्रेटिक 2। इसमें क्या है, मैनेजर कुछ इंफॉर्मेशन पूछता है सबॉर्डिनेट से बट स्टिल डिसीजन वो खुद ही लेता है और सबॉर्डिनेट को वो कुछ नहीं इन्फॉर्म करता क्या सिचुएशन है क्या है, बस खुद थोड़ा बहुत कुछ पूछ लेता है बट डिसीजन खुद ही ले लेता है मैनेजर। सो हमने पढ़ लिया ऑटोक्रेटिक 1, ऑटोक्रेटिक 2। अब हम पढ़ेंगे कंसल्टेटिव 1 एंड कंसल्टेटिव 2। कंसल्टेटिव 1 में क्या है, मैनेजर शेयर करता है सिचुएशन विद द इंडिविजुअल सबॉर्डिनेट्स और उनसे इंफॉर्मेशन और इवैल्यूएशन मांगता है और कभी भी ग्रुप में बात नहीं करता, वो अकेला ही डिसीजन लेता है पर ग्रुप से उन्हें सिचुएशन बता देता है और उनसे इंफॉर्मेशन मांगता है उस सिचुएशन पे, पर ग्रुप मीटिंग नहीं होती, ग्रुप डिस्कशन नहीं होता। अब है कंसल्टेटिव 2। इसमें मैनेजर्स और सबॉर्डिनेट्स मिलते हैं सिचुएशन के लिए, बट जो ग्रुप मीटिंग होती है बट जो मेन डिसीजन है वो मैनेजर ही लेता है। लास्टली हमारा है ग्रुप 2। ग्रुप 2 में क्या है, मैनेजर और सबॉर्डिनेट मिलते हैं और मिलके डिसीजन लेते हैं, ग्रुप ही मिलके डिसीजन लेता है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जो ब्रूम येटो जागो मॉडल है उसमें हमारे पास कितने क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको यस और नो में देना होगा जब तक आप आंसर तक नहीं पहुंच जाते। जैसे यहाँ पे A1 आया तो मतलब आप ऑटोक्रेटिक 1 स्टाइल चूज करोगे, यहाँ पे G2 आया तो आप G2 स्टाइल चूज करोगे। तो आपको इन क्वेश्चंस के ऐसे आंसर देखते हुए चलना है। जैसे इज द क्वालिटी ऑफ डिसीजन इंपॉर्टेंट, ये पहला क्वेश्चन है। नेक्स्ट है इज द टीम कमिटमेंट है, इनफ इंफॉर्मेशन है ऑन योर ओन, जो आपकी प्रॉब्लम है वो वेल स्ट्रक्चर्ड है, टीम सपोर्ट कर रही है, इफ यू आर मेकिंग इट अलोन, टीम के साथ आप शेयर कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, कंफ्लिक्ट हो जाता है तो डिसीजन कैसे लोगे, वो सब फैक्टर्स, ये सारे फैक्टर्स मिलके आपको डिसीजन ट्री है इसको फॉलो करना है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। देन आप कंक्लूजन में पहुंच जाओगे कि आपको कौन सा लीडरशिप स्टाइल फॉलो करना है, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर टू यू। नेक्स्ट है हमारा कॉग्निटिव रिसोर्स थ्योरी। ये हमारी लास्ट है सिचुएशनल के अंडर। तो कॉग्निटिव रिसोर्स थ्योरी किसने दी थी, फ्रेड फिडलर एंड जियो गार्सिया, ठीक है। ये नेम्स थोड़े इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ये लास्ट वाले, बट अगर आप लर्न कर देते हो तो आंसर आपको थोड़ा और मतलब इंप्रेसिव हो जाता है। फ्रेड फिडलर एंड जियो गार्सिया, ठीक है। ये क्या है, इन्होंने इसमें ये सबसे इजी थ्योरी है कॉग्निटिव रिसोर्स थ्योरी। अगर एग्जाम में CRT
कॉग्निटिव रिसोर्स थ्योरी ऐसे लिख के आ जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। इसने बोला जो हमारी सिचुएशन है ना, उसमें सबसे स्ट्रेस को हमने क्या कर लिया, हमारी सिचुएशन कंसीडर कर लिया कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन है या नहीं, स्ट्रेस एज अ सिचुएशनल फैक्टर कहते हैं। और इंटेलिजेंस और एक्सपीरियंस प्ले करेंगे सिग्निफिकेंट रोल इन द पर्सनस रिएक्शन टू अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन। इन्होंने एग्जाम्पल दी, कहते फॉर एग्जाम्पल कोई सिचुएशन है जिसमें बहुत कम स्ट्रेस है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट क्या होगा कि जो आपका लीडर या मैनेजर है दैट शुड बी इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंस एट्रीब्यूट सबसे ज्यादा जरूरी हो जाएगा उस चीज में, ठीक है, मतलब इंटेलिजेंस लीडरशिप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। और अगर हाई स्ट्रेस सिचुएशन है तो बंदा जितना मर्जी इंटेलिजेंट हो, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट क्या है, एक्सपीरियंस इज इंपॉर्टेंट। तो लो स्ट्रेस सिचुएशन में इंटेलिजेंस इज इंपॉर्टेंट एंड इन द हाई स्ट्रेस सिचुएशन एक्सपीरियंस इज इंपॉर्टेंट। तो जब भी हाई स्ट्रेस की सिचुएशन होगी तो उस केस में जो एक्सपीरियंस वाला बंदा है तो अच्छी परफॉर्मेंस देगा, और जब भी लो स्ट्रेस सिचुएशन होगी जो हाई इंटेलिजेंस वाला पर्सन है वो गुड परफॉर्मेंस देगा। सिंपली इसका यही कहना है कॉग्निटिव रिसोर्स थ्योरी का। ठीक है, अभी हमारा सिचुएशनल भी कंप्लीट हो गया। अब हमारा सिर्फ बचता है ट्रांजैक्शनल थ्योरीज, ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरीज एंड उसके बाद अदर थ्योरीज जो थोड़ी बहुत रह जाती हैं। तो अब हम करेंगे ट्रांजैक्शनल अप्रोच थ्योरीज। कौन सी, ट्रांजैक्शनल अप्रोच थ्योरीज। इसके अंदर हम सिर्फ एक ही थ्योरी को पढ़ने वाले हैं, ट्रांजैक्शनल। मैंने आपको पहले भी स्टार्टिंग में बताया था मैनेजर ओरिएंटेड वाला क्या रहा था ना हमने, ट्रांजैक्शनल ये वो वाला है। अब इसके अंदर जो हम थ्योरी पढ़ने वाले हैं उसका नेम है लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी। इसको LMX भी बोलते हैं, मतलब लीडर मेंबर एक्स फॉर एक्सचेंज, और इसको बोलते हैं ऑल्सो वर्टिकल डायड लिंकेज थ्योरी, वर्टिकल डायड लिंकेज थ्योरी। इसमें एक ही थ्योरी क्या कहती है कि जो रिलेशनशिप है मैनेजर और मेंबर्स ऑफ द टीम की उस पर डिपेंड करता है कि उनका रिलेशन कैसा है और उसके बाद ट्रांजैक्शन कैसी होती है। तो जो मतलब इसका सिंपली कहने का मतलब ये है कि जो लीडर है ना यार, वो सारे सबॉर्डिनेट्स को सेम नहीं मानता है, कुछ उसके करीबी होते हैं, कुछ उसके दूर वाले होते हैं, मतलब कुछ को अपना कुछ इन ग्रुप होता है, कुछ आउट ग्रुप होता है। अभी मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ। बेसिकली कहते हैं अगर जो मैनेजर और मेंबर्स ऑफ द टीम है ना, उनकी रिलेशनशिप बनने में 3 स्टेजेस आती हैं। पहले तो रोल टेकिंग, देन रोल मेकिंग, देन रूटीनाइजेशन। रोल टेकिंग मतलब अगर कोई इनिशियल मेंबर ने ज्वाइन किया है तो मैनेजर असेस करता है कि ये बंदा कैसा है, तो वो रोल अभी देख रहा है कि ये बंदा कैसा है, ट्रस्टवर्दी है या नहीं, इस पे मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, लॉयल है या नहीं। उसके बाद रोल मेकिंग। तो इस स्टेज में क्या होता है, टीम मेंबर्स को जो मैनेजर है वो ग्रुप कर देता है कि हाँ ये मेरे इन ग्रुप मतलब मेरे ग्रुप का बंदा है। आउट ग्रुप मतलब यार इस पे मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता, इसको आउट ग्रुप में डालू ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट, लॉयलिटी एंड कमिटमेंट शोन बाय देम। देन रूटीन बन जाती है, क्योंकि जो इन ग्रुप वाले हैं उनके लिए जरूरी है कि वो ग्रुप में रहें, मतलब उसको मेंटेन करके रखें, ट्रस्ट को, लॉयलिटी को, कमिटमेंट को। आउट ग्रुप वाले अगर उन्हें मतलब अच्छा ही नहीं लगता तो आउट ग्रुप में ही रहे, अगर वो चाहते हैं तो ट्रस्ट, लॉयलिटी इन सब चीजों को एस्टैब्लिश करें, रूटीन बन जाता है। तो जो ट्रस्टवर्दी, लॉयल और स्किल्ड होंगे उनको ज्यादा चैलेंजिंग काम देगा मैनेजर, और उनको एडिशनल ट्रेनिंग एडवांसमेंट वगैरह देगा, उनकी हेल्प करेगा हर तरीके से। तो इन ग्रुप और आउट ग्रुप बन जाता है इन द नजरिया ऑफ मैनेजर। मैनेजर अपनी नजरों में इन ग्रुप और आउट ग्रुप बना लेता है, ठीक है। तो बेसिकली जैसे ये लीडर है, लीडर की इन ग्रुप वाले मेंबर्स हैं और ये आउट ग्रुप वाले मेंबर्स हैं। जो एम है वो एम मेंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली जो ये चीजें हैं लीडर मेंबर एक्सचेंज में, वो डिपेंड करते हैं कि लीडर की खुद की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फॉलोअर्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके आपस में रिलेशंस के कैसे हैं और बाकी वेरिएबल्स कैसे हैं, ठीक है। अब हम करेंगे ट्रांजैक्शन, हमने कर लिया, इसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशनल। तो आज की हमारी जो क्लास है ये लास्ट क्लास है लीडरशिप की। तो आज हम करेंगे ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरीज। हमने ट्रांजैक्शनल कर लिया, अब हम ट्रांसफॉर्मेशनल करेंगे। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था ट्रांजैक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशनल का डिफरेंस, तो आपको पता लग गया कि न्यू विजन क्रिएट करते हैं जो लीडर्स होते हैं। तो इसमें हम 3 थ्योरीज पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे बर्न्स ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी, एक पढ़ेंगे बैस ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी, और एक पढ़ेंगे जेम्स कोयूज एंड बैरी पॉन्सनर लीडरशिप पार्टिसिपेशन इन्वेंट्री। ठीक है, नेम्स थोड़े टफ हैं बट आपको क्लियर होना चाहिए कि किसके अंदर कौन सा एलिमेंट आता है। सबसे पहले जो बर्न्स ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी है ये बहुत ही छोटी सी है। इसमें क्या है कि जो लीडर है और जो साथ में उसका सबॉर्डिनेट है उनके अंदर एक म्यूचुअल प्रोसेस होता है कि वो एक दूसरे को रेज करते हैं टू द हाईएस्ट लेवल ऑफ द मोरालिटी या मोटिवेशन, रेजिंग वन अनदर टू हायर लेवल्स ऑफ मोरालिटी या मोटिवेशन। ये बर्न्स ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी कहती है। और एक तरह से जो लीडर है वो एक तरह से एग्जाम्पल बन के खड़ा होता है ताकि वो बेनिफिट कर पाए टीम को, ऑर्गेनाइजेशन को या फिर कम्युनिटी को।
नेक्स्ट है हमारी बैस ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी। जब आपको स्टार्टिंग में याद होगा, मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी के 4 कंपोनेंट्स बताए थे, अगर याद हो किसी को भी कमेंट्स में बताना। आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस, इंस्पिरेशनल मोटिवेशन, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन और इंडिविजुअलाइज्ड कंसिडरेशन। तो यही जो 4 कंसेप्ट थे उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि बैस ने एक्सटेंड की है ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी, तो इसमें उन्होंने वही 4 कंपोनेंट्स बताए हैं और 3 मॉरल एस्पेक्ट्स बताए हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है बैस ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी। ये वैसे भी इंपॉर्टेंट है टॉपिक, और हमें वैसे भी क्लियर होना चाहिए। अगर वो पूछ ले कि जो बैस ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी, वो आपको क्लियर ही हो जाएगा कि ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी का ही पार्ट है। नेक्स्ट हमारी लास्ट ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी है जेम्स कोयूज एंड बैरी पोर्सनर मॉडल। ठीक है, इसको बोलते हैं लीडरशिप पार्टिसिपेशन इन्वेंटरी। जो ये जेम्स और बैरी थे ना, इन्होंने ना 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए कि अगर कोई ये 5 कैरेक्टरिस्टिक हैं तो वो लीडर बहुत अच्छा है, और 10 कमिटमेंट्स भी बताए थे, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें बस 5 कैरेक्टरिस्टिक्स याद होनी चाहिए, दैट मेक्स अ गुड लीडर। तो वो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? मॉडल द वे, मतलब वो एक तरह से खुद मॉडल या एग्जाम्पल के तौर पे एक्ट करते हैं। सेकंड, इंस्पायर करते हैं, मतलब एक शेयर्ड विजन होता है। चैलेंज द प्रोसेस, प्रोसेस को चैलेंज करने में हेल्प करते हैं। एनेबल अदर्स टू एक्ट एंड इनकरेज द हार्ट। जो ये वाली 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, ये लर्न कर लेना, क्योंकि अगर आपको ट्रांजेक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशनल का डिफरेंस भी आता है तो उसमें भी आप ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स, इन दोनों के नाम जेम्स और बेरी मॉडल के थ्रू बता सकते हो कि मॉडल द वे, इंस्पायर अ शेयर्ड विजन, चैलेंज द प्रोसेस, एनेबल अदर्स टू एक्ट एंड इनकरेज द हार्ट। ठीक है, नेक्स्ट है, अब हमारी सारी थ्योरीज कंप्लीट हो गई हैं लीडरशिप की, एक्सेप्ट अदर थ्योरीज। जो थोड़ी सी अदर थ्योरीज बच जाती हैं, जो थोड़ा सा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, बट इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा अगर हम कंसीडर करें सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। तो अदर थ्योरीज में सबसे पहली आ जाती है सिस्टम अप्रोच थ्योरीज। सिस्टम अप्रोच थ्योरीज में ना बेसिकली उन्होंने सिस्टम के बेसिस पे कि यार किस सिस्टम पे लीडरशिप है, उसके बेसिस पे लीडरशिप पैटर्न को 4 कैटेगरीज में कर दिया। अगर तो फॉर्मल सिस्टम है तो फॉर्मल लीडरशिप होगी, अगर एमर्ज हुआ है तो एमर्जेंट लीडरशिप होगी, शेयर्ड है तो शेयर्ड लीडरशिप, और इंटीग्रेट हुआ है तो इंटीग्रेटेड लीडरशिप। फॉर्मल मतलब बेस्ड ऑन अथॉरिटी और पोजीशन, और इमर्जेंट क्या होगी? इमर्ज हुई बेस्ड ऑन स्किल्स या नॉलेज ऑफ द इंडिविजुअल्स, जिसकी वजह से उसको एक्सेप्टेंस मिल गया ग्रुप में और लीडरशिप इमर्ज हो गई। शेयर्ड मतलब इंडिविजुअल अपनी अकाउंटेबिलिटी के बेसिस पे शेयर कर रहे हैं लीडरशिप। इंटीग्रेटिव में सारा इंटरडिपेंडेंस हो जाएगा और सारी कुछ चीजें कंट्रोल होंगी थ्रू द सेल्फ रेगुलेशन। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बस नाम याद कर लेना कि सिस्टम अप्रोच थ्योरी में 4 हैं, फॉर्मल, एमर्जेंट, शेयर्ड और इंटीग्रेटिव। नेक्स्ट है, बस जो ये वाला क्वेश्चन है, ये यही क्वेश्चन बन सकता है कि किसने दिए हैं 10 फैटल लीडरशिप फ्लॉज। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन बन सकता है कि 10 फैटल लीडरशिप फ्लॉज किसने दिए हैं, तो उसका आंसर है जेंगर्स फॉल्कमैन। जेंगर्स फॉकमैन ने 10 फैटल लीडरशिप फ्लॉज दिए हैं। उन्होंने बोला है कि अगर किसी पर्सन के अंदर ये 10 सेट ऑफ फ्लॉज हैं तो उसकी वजह से जो लीडरशिप होगी दैट वुड बी इनइफेक्टिव। ये फैटल फ्लॉज हैं लीडरशिप के। एक बार मैं आपको डिक्टेट करके बता देती हूँ कौन से ये फ्लॉज हैं। जो मतलब इनइफेक्टिव लीडर्स होते हैं वो किसी के साथ कोलैबोरेट नहीं करते, डोंट वॉक द टॉक, ठीक है। उसके बाद लैक करते हैं एनर्जी या एंथुसियाज्म को, उनका जो जजमेंट है दैट इज वेरी पुअर, रेजिस्ट करते हैं न्यू आइडियाज को, फेल टू डेवलप अदर्स, दूसरों को डेवलप करने में फेल हो जाते हैं, एक्सेप्ट ऑन मीडियोकर परफॉर्मेंस, अगर वो खुद ही मीडियोकर परफॉर्म करें उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनका जो विजन है या डायरेक्शन है उसमें क्लैरिटी नहीं होती, ठीक है, अपनी गलतियों से नहीं सीखते, एंड लैक इंटरपर्सनल स्किल्स। तो ये फ्लॉज हैं इनइफेक्टिव लीडरशिप के, ठीक है। ये किसने दिए हैं? जेंगर्स एंड फोकमैन, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारी थ्योरी है एट्रीब्यूशन थ्योरी ऑफ लीडरशिप। कौन सी थ्योरी ऑफ लीडरशिप? एट्रीब्यूशन थ्योरी ऑफ लीडरशिप। अब कोई भी पर्सन है उसका बिहेवियर, मतलब जो सबऑर्डिनेट है उसका जो बिहेवियर होगा वो किन कारणों से होता है, लीडर ये जानता है, ठीक है। अगर उसकी पर्सनैलिटी के विद इन कोई चीजें हो रही है दैट इज इंटरनल एट्रीब्यूशन, और अगर समथिंग आउटसाइड उसको इट इज कॉज्ड बाय समथिंग आउटसाइड द पर्सन वी ऑब्जर्व देयर सिचुएशन, सिचुएशन या एक्सटर्नल चीजों की वजह से हो रहा है, दैट इज एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन। मतलब बिहेवियर इंटरनल एट्रीब्यूशन का भी इफेक्ट हो सकता है या एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन का भी। तो अगर इंटरनल एट्रीब्यूशन है उसको हम बोलते हैं डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन, और जो एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन है दैट वी मेक अ सिचुएशनल एट्रीब्यूशन। ये नेम क्लियर होना चाहिए, इंटरनल एट्रीब्यूशन, एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन। इंटरनल से क्या होगा? डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन होगा, और एक्सटर्नल से क्या होगा? सिचुएशनल एट्रीब्यूशन होगा। तो कहते हैं वेदर एट्रीब्यूशन फैक्टर इज इंटरनल और एक्सटर्नल, ये हमें 3 फैक्टर से पता लगता है, ठीक है। वो 3 फैक्टर्स कौन से हैं? डिस्टिंक्टिवनेस, कंसेंसस या कंसिस्टेंसी। अगर इंडिविजुअल के बिहेवियर में ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, डिस्टिंक्टिवनेस, कंसेंसस या कंसिस्टेंसी। डिस्टिंक्टिवनेस हाई है तो मतलब
कॉज ऑफ एट्रीब्यूशन क्या है, एक्सटर्नल। अगर डिस्टिंक्टिवनेस लो है तो क्या है, इंटरनल। कंसेंसस हाई है तो क्या है, एक्सटर्नल, और लो है तो इंटरनल। कंसिस्टेंसी हाई है तो इंटरनल, और अगर लो है तो एक्सटर्नल। तो सिर्फ कंसिस्टेंसी के केस में अगर हाई है तो इंटरनल है, और कंसेंसस और डिस्टिंक्टिविटी के केस में अगर वो दोनों लो है तो ही इंटरनल है। ठीक है, आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। ये हमने अभी करा एट्रीब्यूशन थ्योरी ऑफ लीडरशिप। ठीक है, अभी लास्ट हमारी वन ऑफ द अदर थ्योरी है फ्रेंच एंड रेवंस 5 फॉर्म्स ऑफ पावर। फ्रेंच एंड रेवन ने 5 फॉर्म्स ऑफ पावर दिए हैं। 5 फॉर्म्स मतलब कोई भी पर्सन है, उसकी जो पावर है, उसके हाथ में जो पावर है, उसके 5 कॉजेस हो सकते हैं। ये एक पहला है कोर्सिव, मतलब पनिशमेंट देने का, दे सकता है आपको। रिवॉर्ड, रिवॉर्ड दे सकता है आपको। लेजिटिमेट, मतलब जो उसका रोल है उसकी वजह से उसके हाथ में क्या है, पावर है। एक्सपर्ट, बेस्ड ऑन द नीडी नॉलेज, मतलब उसके पास नॉलेज है। रेफरेंट मतलब बेस्ड ऑन क्रिस्मा। क्रिस्मा मैंने आपको पहले ही समझा रखा है। क्रिस्मा मतलब उसका जो इंटरनल चार्म है, उसका एग्जाम्पल इस वे में है। ठीक है, अब लास्ट में ना रेवन ने वैसे तो ये 5 पावर्स ही दिए हैं, 5 फॉर्म्स ऑफ पावर ही दिए हैं, बट लेटर ऑन उन्होंने एक और पावर ऐड कर दी, दैट वाज इंफॉर्मेशनल। तो अभी 6 पावर्स हो गए, 6 टाइप्स ऑफ पावर्स हो गए। इंफॉर्मेशनल से क्या होता है, दिस रिजल्ट्स फ्रॉम अ पर्सन्स एबिलिटी टू कंट्रोल द इंफॉर्मेशन दैट अदर्स नीड टू अकम्प्लिश समथिंग। तो कई बार पावर ओरिजिनेट हो जाती है कि किसी के पास ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो दूसरों को चाहिए होती है, जिसकी वजह से वो पर्सन इन द पोजिशन ऑफ पावर आ जाता है। ठीक है, अभी हमारा लास्ट टॉपिक है लीडरशिप का। तुम्हारा लीडरशिप आज कंप्लीट हो जाएगा। सक्सेसफुल एंड इफेक्टिव लीडर। अब सक्सेसफुल और इफेक्टिव, अगर हम वैसे लीमन टर्म्स में सोचे, हमें लगता है यार सक्सेसफुल लीडर है तो इफेक्टिव भी होगा, या हमें कंफ्यूजन होती है कि दोनों में कोई फर्क होता भी है ना, या नहीं। हाँ होता है। अ लीडर हु इज इफेक्टिव कैन ऑल्सो बी सक्सेसफुल। जो लीडर इफेक्टिव है वो सक्सेसफुल भी हो सकता है, बट वाइस वर्सा इज नॉट नेसेसरली ट्रू। मतलब अगर कोई लीडर सक्सेसफुल है, दैट डज नॉट फॉर श्योर मीन्स दैट ही इज इफेक्टिव। ठीक है, अब आपको मैं बताती हूँ सक्सेसफुल लीडर क्या होता है, इफेक्टिव लीडर क्या होता है। सक्सेसफुल मतलब एम्प्लॉयज रिस्पॉन्ड टू द लीडर्स पोजीशन ऑफ पावर को, जो मैं सक्सेसफुल मतलब जो भी जितने भी उसके सबॉर्डिनेट्स हैं उसकी पावर को क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ठीक है, और जो लीडर है वो एक्शंस को इफेक्ट कर पा रहा है सबॉर्डिनेट्स को, मतलब लीडर की सुन रहे हैं सारे। ठीक है, सुपरवाइज कर रहा है, और जो डिसीजन है वो हायर लेवल पे ले जा रहे हैं। और ये जो सक्सेसफुल लीडर्स हैं, दे आर सक्सेसफुल इन द शॉर्ट टर्म। अब इफेक्टिव लीडर्स कौन से हैं, मतलब जो सबॉर्डिनेट के दिल पर छा जाए कि हाँ उन्हें लगे यार ये बंदा वाकई में बहुत सही कर रहा है, क्योंकि वो एम्प्लॉयज रिस्पॉन्ड टू द लीडर्स पर्सनल पावर, एम्प्लॉयज रिसीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एज वेल एज फुलफिलिंग द पर्सनल गोल्स। तो सक्सेसफुल ज्यादा बेटर है, इफेक्टिव, इफेक्टिव वाला ज्यादा बेटर है, क्योंकि इफेक्टिव वाला ही ज्यादातर केसेस में क्या होगा, सक्सेसफुल होगा। ठीक है, लीडर्स अफेक्ट एटीट्यूड ऑफ द सबॉर्डिनेट्स, और वो सुपरविजन भी करते हैं। जो इफेक्टिव लीडर्स होते हैं मोटिवेशन भी बना के रखते हैं एम्प्लॉयज की। वो ध्यान रखते हैं कि जो हर एक टीम मेंबर है वो इन्वॉल्व हो रहा है डिसीजन मेकिंग में या ओपिनियंस देने में। तो लॉन्ग टर्म बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने में कौन मदद करेगा, इफेक्टिव लीडर्स। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि सक्सेसफुल लीडर जरूरी नहीं है कि वो इफेक्टिव हो, बट इफेक्टिव लीडर्स हमेशा क्या होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। आई होप आपको लीडरशिप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम टॉपिक करेंगे इसके बाद कम्युनिकेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।